फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज वन द सीरीज अगेंस्ट द माइटी वेस्ट इंडीज। मैच बहुत ही कमाल का मैच हुआ। जिन लोगों ने मैच देखा लाजिम तौर पर वो जानते होंगे कि कितना मैच ऐसे जाता है ग्रुम 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 ग्रुम। एक टाइम पर लग रहा था कि पाकिस्तान जीत रहा है जब उन्होंने 189 का अच्छा टारगेट सेट किया। मैं फरहान और साइम अयूब की बैटिंग पे आता हूँ। कमाल की परफॉर्मेंस थी दोनों बैट्समैन की। अनफॉर्चुनेटली साइम जो है वो ये फरहान दोनों सेंचुरी की तरफ नहीं जा सके, लेकिन ओवरऑल उन्होंने जो इम्पैक्ट जो ऊपर से क्रिएट करके दिया वो कमाल का था। और ये पिच अगर देखें पिछले मैच की पिच के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी बेहतर पिच थी बैटिंग के लिए। ह्यूमिड वेदर था, चांसेस थे रेंज के, लेकिन पिछले 4-5 घंटों से रेन बारिश वगैरह नहीं थी, तो कह सकते हैं कि एक अच्छी विकेट थी बैटिंग के हवाले से। ओवरऑल मैच की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन का हदफ स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाया और मुझे यकीन था कि पाकिस्तान इसको डिफेंड कर लेगा। लेकिन जब हसन अली ने अपना पहला ओवर किया तो पहले ओवर में हसन अली ऑलमोस्ट 16 रन कंसीड कर गए और मुझे था कि आज भी हसन अली का दिन ही है, मैं भी यहाँ पर स्पिनर्स पाकिस्तान की खास तौर पर ज़्यादा कारआमद साबित हो। उसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद नवाज आए, उनको भी 16-17 रन पड़ गए, तो 2 ओवर में कोई 30-32 और मुझे लग रहा था कि भाई आज का मैच चला गया। लेकिन उसके बाद जिस किस्म की उम्दा परफॉर्मेंस आज हारिस रऊफ की थी, जिस तरीके से उन्होंने जिस लेंथ पे बॉलिंग करना चाहिए आखिरी ओवर में देख लें या शुरू के ओवर में, वहाँ पर उनका बॉल गया जो कि एक अच्छा साइन है हारिस रऊफ के लिए। हमने देखा हारिस रऊफ को लोअर टाइम पर आते हैं आखिरी ओवर्स में और कटर करते हैं, इन टू द पिच करते हैं, तेज करते हैं, स्लोअर वन करते हैं, विद द फील्ड खेलते हैं। लेकिन यॉर्कर जो थे वो हारिस रऊफ के कहीं ना कहीं मिस थे, जो परफेक्ट पक्के यॉर्कर जिसको कहते हैं वो यॉर्कर हमें हारिस के नज़र नहीं आते। तो आज उन्होंने काफ़ी उम्दा किस्म की बॉलिंग की, जितनी तारीफ की जाए हारिस रऊफ की कम है। वाइड यॉर्कर्स पे अच्छी पेस पे फंसा के रखा। पावर प्ले की बात करें तो जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रहा था तो एक हारिस था जिसने इम्पैक्ट डाला और पाकिस्तान टीम को वापस लेके आया, रन्स को रोका, प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड किया। उसके बाद फहीम अशरफ आए, उन्होंने प्रेशर बनाया अच्छी बॉलिंग की पावर प्ले के अंदर। फिर हारिस रऊफ का अनफॉर्चुनेटली वो जो उनके बैट्समैन है राइटी ओपनर आए थे, उनका एक एज लगता है कवर्स की जानिब और वो हसन नवाज के हाथों में से बॉल निकल जाता है। काफ़ी तेज़ बॉल था। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ जहन में आ रही थी कि मे बी दिस कैच विल कॉस्ट अस लेटर इन द मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे वो बैट्समैन के, उनको दोबारा चांस मिलने के बावजूद वो एक लप्पा घुमाने गए और मिड विकेट के साथ लॉग ऑफ पे खड़े हुए, लॉग ऑन पे अपना हसन अली पीछे भागते हुए गए और एक अच्छी किस्म की उन्होंने जो है वो कैच पकड़ा। मुश्किल कैच था वो और मुझे उम्मीद नहीं थी कि हसन अली से ही हो जाएगा, कि ड्रॉप होने के चांसेस थे हसन अली का। वैसे भी काफ़ी बुरा टाइम अभी चल रहा है पिछले 2 दिन से, उससे पहले काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देके टीम में वापस आए हैं। तो ओवरऑल देखें तो फिर जब 7वें ओवर की बारी आई तो आई एम इन थिंकिंग कि जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं सुफियान, उनको टीम के जो कप्तान है वो भेजेंगे कि ओवरऑल एक विकेट गिरी हुई है, प्रेशर बना हुआ है, दोनों बैट्स जो बॉलर्स हैं फहीम और हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, क्यों ना साइम उसको लेके आया जाए और विकेट ली जाए, लेकिन उन्होंने उसको बचा के रखा और मोहम्मद नवाज से वर्क कराया। मोहम्मद नवाज जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के लिए सर्व कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गया मोहम्मद नवाज को, कभी इन और आउट रहते हैं लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है। मोहम्मद नवाज को लाया, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके बाद सुफियान मुकीम को लाया गया, तकरीबन सुफियान मुकीम को 10वें ओवर में लेके आया। जब 9वें ओवर तक सुफियान नहीं आए, साइम को सुफियान से पहले बॉलिंग करा दी गई क्योंकि उनके वो खब्बे जो हैं ओपनर वो खड़े हुए थे और अच्छी हिटिंग की, उन्होंने रिवर्स स्वीप्स मारी, पाकिस्तानी स्पिनर को हिला के रखा थोड़ी देर के लिए। डर था, खौफ था कि इसकी विकेट कैसे मिलेगी, अदरवाइज ही विल बी वेरी डेंजरस इफ ही स्टैंड टिल द एंड। और बात करें साइम अयूब की तो साइम अयूब को एक अच्छा पैकेज मिल गया है विद द बैटिंग और कैरम बॉल पे उनका हाथ अच्छे से अच्छा हो रहा है, जितना करते जाएंगे उतना पक्के होते जाएंगे। साइम को मैंने देखा राइटी को बॉल करते हैं ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अलबत्ता बेशक उनको बाउंड्रीज पड़ जाए, लेकिन वो जो कैरम बॉल राइटी को करते हैं पक्का बॉल, वो कमाल का बॉल करते हैं। लेफ्टी पे मैंने देखा है कि उसको स्वीप भी पड़ी बाद में लेटर ऑन और सामने का शॉट भी लगा छक्के के लिए, लेकिन फिर भी ऑफ स्पिन कर रहा था वो उसी एरिया में उसने की जब वो स्लॉग स्वीप मारने गया और एज लग के थर्ड मैन पे जो है सर्कल में कैच हो गया। तो साइम अयूब को मैंने ये चीज़ नोटिस की, कैरम बॉल वो अच्छा करते हैं, ऑफ स्पिन भी बेहतर करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ एनालिसिस की कि फुरकान भट्टी भी फेसबुक पे पोस्ट कर रहा था, क्योंकि साथ साथ सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, तो बड़ी तनकीद की जा रही है सलमान अली आगा के ऊपर कि व्हाई नॉट ही इज़ कमिंग टू द बॉल। और जब दोस्त एक टाइम आ गया था जब रदरफोर्ड और उनके जो ओपनर है वो खड़े थे,
तो क्यों नहीं सलमान अली आगा आए, विकेट टेकिंग ऑप्शन थे, ऑफ स्पिन अच्छी करते हैं, दोनों खब्बों के सामने आना चाहिए था सलमान अली आगा को। तो मैं अपना एनालिसिस अगर दूं तो मेरे ख्याल से सलमान अली आगा का ये ब्रेव डिसीजन था आज के मैच के हवाले से। पिछले मैच की मैं बात नहीं करता, आज के मैच को अगर देखें तो सलमान अली आगा ने कमाल की स्ट्रेटजी यूज़ की अपने बॉलर्स को। अलबत्ता अपने हसन अली को रन्स पड़ गए थे, उनको रोक के रखा पहले ओवर के बाद, उन्हें दोबारा पिछले मैच वाली गलती नहीं कि दोबारा मैच में नहीं लाए, उन्होंने उनको रोक के रखा आखिरी ओवर्स के लिए। उसके बाद जब बाकी बॉलर्स बॉलिंग करते तो सुफियान ने जो इम्पैक्ट 9वें ओवर के बाद डाला था, 10वें ओवर में आके उसने एक अच्छा ओवर किया। अलबत्ता 2-3 शॉर्ट पिच बॉलें हुई, लेकिन ठीक है, जब पहला ओवर बंदा कर रहा होता है थोड़ा सा बंदे को वार्म अप चाहिए होता है, लेकिन अलबत्ता फिर भी उसको उस ओवर में 7 रन पड़े, जो कि एक अच्छा साइन था। उसके बाद साइम ने अच्छी बॉलिंग की, साइम को फिर भी कॉस्ट जाहिर सी बात है रन पड़ जाते हैं, लेकिन सलमान अली आगा का ना आने का डिसीजन इस वजह से था, जो मैंने एनालिसिस किया कि सुफियान मुकीम तो एक साइड से अच्छी बॉलिंग कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है, उसने 4 ओवर कर रहे थे, उसको इसलिए आखिर के लिए बचा के रखा था, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स हैं वो एक टाइप के टेप बॉल प्लेयर्स हैं, उनको अगर जितना तेज बॉल आएगा वो उतना आराम से उसको बाहर मारना ही जानते हैं। लेकिन स्पिनर के ऊपर टैकल करते हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, जहाँ पर अच्छा बॉलर उनको वैराइटीज़ के साथ स्पिन बॉलर अच्छी लाइन से बॉल करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ पर डिसीव होंगे, और यही चीज़ सलमान अली आगा के माइंड में थी, और उन्होंने काफ़ी ब्रेवली जो है अपने सुफियान मुकीम को यूज़ किया। और सुफियान की जितनी तारीफ़ की जाए मेरे ख्याल से कम है, जिस तरीके का वो बॉलर है, अपने जो कैरियर है उसके बिल्कुल यंग जिस टाइम पे बिल्कुल स्टार्ट में जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहा है, और वो काफ़ी प्लेयर्स को और काफ़ी टीम मैनेजमेंट को गलत साबित कर रहा है, उसे प्रॉपर चांसेस देने चाहिए। और एक आपका प्रॉपर वो एक टीम का ना वो एक क्या कहते हैं कि एक प्रॉपर मेंबर होना चाहिए कि जो मर्जी हो जाए ये तो टीम से ड्रॉप नहीं होता, बेशक एक मैच खेले ना खेले, लेकिन टीम से ड्रॉप होना सुफियान मुकीम का T20 और ODI में भी मेरा ख्याल है कि उसे चांस देना चाहिए, बनता नहीं है। अलबत्ता साइम की बात करें तो सलमान अली आगा खुद इसलिए नहीं आए क्योंकि साइम कैरम बॉल करना चाहते थे। सलमान अली आगा जब आएंगे जाहिर सी बात है सीधा करेंगे या टर्न करेंगे, दोनों प्लेयर्स थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, लेकिन साइम पे वो इसलिए फंस रहे थे। साइम ऑफ स्पिन कर रहा है, यॉर्कर कर रहा है, स्लाइडर मार रहा था, और फिर एकदम 1-2 बॉल उसने यहाँ पर जब बैक फुट पे वो कट मारने गए तो वो बिल्कुल विकेटों के पास से एज लग के बचे। तो साइम अयूब को इसलिए प्रेफर किया सलमान अली आगा ने क्योंकि वो कैरम भी करते हैं, और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स के दिमाग में ये चीज़ थी कि अंदर भी बॉल आ सकता है, तो जिसकी वजह से साइम को कम रन पड़े मेरे पॉइंट ऑफ एनालिसिस से। दूसरी तरफ बात करें, जब 12-13 ओवर्स हुए थे तो मैच बराबर चला था, उनकी सिर्फ 2 विकेट्स गिरी थी, और मुझे डर लग रहा था कि पीछे जिस तरीके का वो एक हवलनाक उनका ऑलराउंडर बैठा हुआ है होल्डर, तो वो तो नहीं छोड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान ने विकेट्स ही नहीं ली, तो मुश्किल हालात हो जाएंगे। फिर साइम अयूब आते हैं, उनको 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज लगती हैं मेरे ख्याल से 14वें या 15वें ओवर में, 14वें ओवर में आई थिंक, और फिर उसके बाद बड़ी विकेट जो है वो ले जाते हैं। रदरफोर्ड भी अच्छा खेले थे, और साथ उन्होंने टीम को जो है साथ दिया, और जल्दी से जल्दी टोटल के पास पहुंचा। आखिरी कुछ 5 ओवरों में मेरे ख्याल से 60 स्कोर रह गया था, 60 या 62 स्कोर, और मुझे डर लग रहा था कि पिछला मैच भी हम यहाँ से आ रहे हैं और आज वाला मैच हम यहीं से आ रहे हैं। तो वो ब्रेव डिसीजन था हसन अली को वापस लेके आने का। हसन अली को जब वापस लेके आए तो यही चीज़ सलमान अली आगा के जहन में होगी कि चलो शुरू में तो ऑन फील्ड अंदर होती है, बॉल नया होता है, स्विंग हो रहा होता है, आसान होता है बाहर खेलना। हसन अली यहाँ पर कैसी बॉलिंग करेगा? हसन अली ने शुरू की 4 बॉलें बहुत तगड़ी बॉलिंग की, उसके बाद एक शॉर्ट पिच बॉल किया जिसपे वो एज लाग के पीछे से चौका चला गया, फिर एक ऑफ पे वाइड यॉर्कर किया, वो भी स्लाइड लगा, रदरफोर्ड का चौका चला गया। ओवरऑल वो हसन अली का ओवर 11 रन पे गया, लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग की। फिर मेरा जहन था कि मे बी क्या कहते हैं अपना साइम के तो ओवर 3 हो गए थे, उसको तो लाना नहीं था, अपना साइम की नहीं सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के कप्तान वापस ले आएंगे 16वें ओवर के लिए, सॉरी 17वें, क्योंकि 15 तो हो गए, 16वां ओवर हसन अली ने किया था 17वें ओवर के लिए। लेकिन वहाँ पर सलमान अली आगा को मैं बता दूँ उन्होंने उसको फिर रोक के रखा और हारिस रऊफ को लेके आया। और फिर मैं यही मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि साइम को उसको इसीलिए रोक के रखा कि होल्डर जब आएंगे तो जाहिर सी बात है होल्डर फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं और सुफियान मुकीम को खेलना होल्डर के लिए मुश्किल होगा। सुफियान टैकल करना जानते हैं अच्छी लाइन से, अवे गुगली करना जानते हैं, फ्लिपर कर रहे थे, तेज़ करना जानते हैं। और वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पर एक गलती की, मैच जीता जा सकता है। रोस्टन चेज बैटिंग कर रहे थे
और उनसे अच्छे हिट नहीं लग रहे थे। हारिस रऊफ जब 17वें ओवर में आए, ऑफ स्टंप उन्होंने बॉलिंग की और जितना जोर लगा सकते थे रस्टन चेज लगाया, लेकिन बॉल कनेक्ट नहीं हुआ। एक बॉल कनेक्ट हुआ, थर्ड मैन पे वो चौका चला गया। अदरवाइज रस्टन चेज ने फिर रिटायर कर दिया अपने आप को, रिटायर्ड होकर वो टीम से मतलब क्योंकि ज़्यादा शॉट्स नहीं लग रही थी और मैच फंसता जा रहा था, तो रिटायर्ड होकर वो बाहर चले गए। और फिर 18 ओवर रह गए, 18 ओवर बॉलों पे ऑलमोस्ट 42 रन मेरे ख्याल से रहते थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। फिर जैसे ही होल्डर आए तो फकर उसको वापस लेके आया गया और पहला बॉल डॉट करने के बाद होल्डर ने विकेटें उड़ा के रख दी और होल्डर परेशान कि मेरे साथ हुआ क्या है, ये क्या किया क्या है अपना हमारे लेजेंडरी लेफ्ट आर्म बॉलर ने। और होल्डर सोच रहे थे कि मैं स्टम्प नहीं हुआ, वो किया गया हूँ, स्टम्प्स किया गया हूँ। तो अच्छी बॉलिंग थी वो उसकी सुफियान मुकीम की, आज कमाल की बॉलिंग, जिस चीज़ के लिए उनको रोक के रखा गया था। हमने देखा हमारे रिसेंट पास्ट में स्पिनर्स नीचे आके एक सईद अजमल वाला बॉल है कि सईद अजमल को बचा के रखो, बचा के रखो, बचा के रखो, और आखिरी टाइम पर आके सईद अजमल परफॉर्म कर देता था मुश्किल ओवर्स में। फिर जब होल्डर की विकेट गिर गई थी तो मैं बहुत सुकून में आ गया था कि पाकिस्तान मैच जीत रहा है। लेकिन प्रेशर और दिमाग में ये चीज़ थी कि अब हारिस रऊफ तो सेकंड लास्ट ओवर मोस्ट प्रोबेबली करेंगे, लेकिन कौन है जो लास्ट ओवर करेगा? क्या फ़हीम को वापस लाया जाएगा? क्योंकि पिछले मैच में, पहले मैच में जब पाकिस्तान जीता था तब भी फ़हीम को लाया गया था और 18-20 रन फ़हीम खा चुके थे उस ओवर में। हम जीत गए 5-6 रन से, लेकिन पाकिस्तान ने रन्स कंसीड किए थे लास्ट ओवर। पिछले मैच में शाहीन ने किए, हसन अली को पहले दूसरे मैच में भी T20 में रन्स पड़े, आज के मैच में भी पड़े, तो कौन करेगा? और कमेंटेटर्स भी यही बात करते हैं कि इट्स अ टफ कॉल फॉर सलमान अली आगा that he will choose which one bowler, maybe he go with Hasan Ali or will he go with Fahim Ashraf, क्योंकि नवाज को दाना तो फजूल था। तो दाद देनी होगी हारिस रऊफ को कि उसने अपने पाकिस्तान के जो कप्तान है सलमान अली आगा, उसके लिए चीज़ें आसान कर दी, मुश्किलात नहीं की, अच्छी बॉलिंग की, ज़्यादा रन्स बचाए और पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा को ये मौका दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने बॉलर के ऊपर ट्रस्ट करे और जाए। और मैं जब रन्स देख रहा था, ऑलमोस्ट 24 रन रह गए थे लास्ट में उसमें लास्ट ओवर में, तो मैं यही थिंक कर था कि सलमान अली अगर गो विद हसन अली, डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग। ठीक है उसको रन्स पड़े हैं, लेकिन उसका बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा है। एक आधे मैच से आप किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते, जिस तरह के वो रिहैब और अपने पर वर्क करके वापस आया, BSL में भी हमने देखा वो बचाएगा यार। 24 रन बहुत रन होते हैं, मजाक थोड़ी है। फिर हसन अली ने जिस तरह का ओवर स्टार्ट किया, पहला वाइड यॉर्कर, दूसरा इनटू द स्टंप्स कर रहा था, वाइड होगी, तीसरी पे बिल्कुल पैरों में मारा उसने, ये फ्लिक करने की कोशिश की और बॉल लॉग ऑन पे कैच हुई। जब कैच हुई तो फिर मैंने हसन अली वाला स्टाइल मारा, क्योंकि एक जोश इतना था कि ये मैच जीतना है। और फिर उसके बाद हसन अली ने कमाल की बॉलिंग की और पाकिस्तान ने उनको तकरीबन 184 आई थिंक वो रन्स कर पाए। आखिर में मोदी ने एक छक्का लगा दिया हसन अली को, लेकिन फिर उस छक्के का कोई फ़ायदा नहीं था। अब देखें तो पाकिस्तान ये सीरीज़ जो है वो 2-1 से जीत चुका है, एक अच्छा और पॉजिटिव इंटेंट है। अब देखना होगा कि ODI सीरीज़ में पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस करता है। बाबर रिजवान जाहिर सी बात है ODI में बड़े प्लेयर्स का नाम, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो ODI में, हसन नवाज को भी लाया जा रहा है टीम में। अब देखते हैं कि ODI के अंदर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस कैसी होंगी। मैं दुआ गो हूँ, दिली दुआ गो हूँ कि बाबर रिजवान ODI में अच्छा परफॉर्म करें, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करें। बाबर आजम की जो काफ़ी वीडियोस PCB पे आ रही थी कि वो इस चीज़ पे प्रैक्टिस करें, स्लॉग स्वीप पे प्रैक्टिस करें, नो लुक शॉट्स पे करें, बड़े शॉट लगाने पे। मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे किसी भी प्लेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टीम में हो या ना हो, या मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। सलमान अली आगा नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है, T20 ODI और टेस्ट पे उसने अपने आप को मनवाया है। T20 में भी वो जिस तरीके की कुर्बानियाँ दे रहा है कि मैं तीसरे पे खेलूंगा या मैं चौथे, वो नहीं, वो टीम को देख रहा है जहाँ पर ठीक उसे रन करने का मौका मिले। और एक ही एंकर प्लेयर अब जो जिस तरीके की क्रिकेट आ गई उसमें आप खिला सकते हैं, तो सलमान अली आगा खेल रहा है तो बाबर रिजवान T20I में नहीं बनते। बाबर या रिजवान में से कोई प्लेयर खेल रहा है तो सलमान अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती। तो ये एक अलग बहस है, फिर किसी दिन इस बहस को छेड़ेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम ODI में भी ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस देगी और अपना बाबर आजम अल्लाह करे 3 मैचेस में दुआ है कि 2-3 में से 1-2 में सेंचुरी और एक में अच्छी 50 और एग्रेसिव लुक नज़र आनी चाहिए बाबर में। कुछ चेंजेस आए कि वो टीम में वापस आने के लिए उसको ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा। अगर उसने वही अपनी नॉक खेली जिसमें वो बहुत बेहतर है, नो डाउट कि पाकिस्तान टीम में या पाकिस्तान के रिसेंट पास्ट में बाबर आजम जैसा प्लेयर कोई भी नहीं था बैटिंग के अंदर। जिस तरीके का वो परफॉर्मर है, जिस तरीके के उसने जो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, जिस तरीके से कंसिस्टेंटली वो 2018-19 से परफॉर्म करता है, पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर बाबर आजम के इधर आस-पास भी नहीं, जो है ना वो आस-पास भी नहीं, बहुत दूर है। ये अहमद शहजाद रिस्पेक्टेड प्लेयर्स हैं तमाम, जो तंज करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि
एज अ फैन हम अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो चलो समझ आती है कि हमें तो इन चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स आपने इतने साल खेला, आप हर चीज़ को जानते हो, उसके बावजूद अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो मज़ा नहीं आता। अलबत्ता दुआ गो कि पाकिस्तान ओडीआई में परफॉर्मेंस दे, अच्छा पॉजिटिव इंटेंट है सलमान अली आगा के लिए कि उनकी टीम ने पिछली सीरीज हारने के बाद अच्छा कमबैक किया, दूसरा मैच भी जीते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। और अब अगला जो टारगेट है वो सिंपल है, ट्राई नेशन सीरीज़ है, अपने आप को परफॉर्मेंस रखें, अपने आप को प्रैक्टिस इनमें रखें। हसन नवाज को देखना होगा ट्राई नेशन में कैसा परफॉर्म करते हैं, एशिया कप में जाएं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दें और हमारे लिए कप लेकर आएँ। और हम दुआ गो है कि अल्लाह पाक इन तमाम प्लेयर्स को कामयाब करे, आमीन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि क्रिकेट की जो लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक शेयर करता रहूँ। और आप सबकी सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करें, जैसे फुरकान भट्टी, जैसे सनाउल्लाह खान रिपोर्टर को, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, उनकी मेहनत है, उन्होंने यहाँ पर टाइम दिए, रोज़ाना अपडेट्स आपको देते रहे, आपने उनको सपोर्ट किया तो आज इस मुकाम पे हैं। आपसे गुजारिश है कि मुझे भी ऐसी सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा मवाद मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।